हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और जितने डिटेल वर्ब के हो सकते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अब देखिए, कभी हम बोलते समय ऐसा बोलते हैं आई गोन देयर, आई ब्रोकन माई लेग। क्या आपने कभी ऐसा बोला है? तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये सारी चीज इस वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं करेंगे। इस तरह की गलतियां आपको कभी नहीं होगी। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि एक वर्ब का सीक्वेंस क्या होता है, हम किस तरीके से वर्ब को अरेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि कैसे हम गलती करते हैं और किन रूल को पढ़ के, किस तरीके से पढ़ के ये सारी गलतियां हमारी सही हो सकती है और इन द फ्यूचर हम कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ वर्ब को पूरी तरह से एलोबरेट किया है कि किस तरीके का वर्ब होता है, कहां कहां हम वर्ब यूज करते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से वर्ब हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़नी होती है। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ब लिखा है जो हम लोग सब बोलते हैं वर्ब। एक वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या आपका मेन वर्ब हो सकता है। इट मींस अ वर्ब मे बी अ मेन वर्ब और मे बी अ हेल्पिंग वर्ब। कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। बट अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर मेन वर्ब होगा तो क्या क्या मिलेगा हमें। अगर मेन वर्ब हो रहा है तो मेन वर्ब में हमें क्या क्या जानना है। देखिए जरा, मेन वर्ब में हमें दो चीज जानना होता है कि एक फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूँ, स्टिल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखेंगे, फाइनाइट वर्ब को हमने तीन भाग में बांटा है, ट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। क्या होता है इन ट्रांजिटिव? सबको पता होगा, दैट हैज नो ऑब्जेक्ट, अ वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट। वैसा वर्ब जो अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मोनोट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं वैसा वर्ब जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, एक ऑब्जेक्ट के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये हमारा होता है। जैसे आई रीड अ बुक, अब इसमें आप आगे कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं लगा सकते, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन डाइट्रांजिटिव में होती है कि दैट कैन बी टू ऑब्जेक्ट्स, देयर कैन बी टू ऑब्जेक्ट्स। वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे शी गेव मी अ पेन, मी एक ऑब्जेक्ट हुआ, अ पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम चाहते तो ऑब्जेक्ट को भी एलोबरेट करते हैं, क्योंकि हम वर्ब पढ़ रहे हैं इसलिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लेके आए। तो आपको पता चलेगा कि अगर फाइनाइट वर्ब होगा तो इंट्रांजिटिव हो सकता है, मोनोट्रांजिटिव हो सकता है और डाइट्रांजिटिव हो सकता है। तीनों को हमने डिफाइन किया कि इंट्रांजिटिव होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, मोनोट्रांजिटिव होता है जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, अब आगे आप कुछ नहीं लगा सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा आपके साथ। लेकिन शी टीचेज मी इंग्लिश, मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आते फिर इधर नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अगर हम फाइनाइट वर्ब पढ़ लिए, और फाइनाइट वर्ब थोड़ा सा मैं ये डिफाइन कर दूं, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करते रहता है। जैसे शी गोज देयर एंड वी गो देयर, तो गो का रूप आपका चेंज हुआ कि वी आया तो गो हुआ और शी आया तो गोज हुआ। क्लियर हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, जिसका कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इट मींस ये आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इससे सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है या इसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। ना सब्जेक्ट इससे रिलेट करता है ना ये सब्जेक्ट से रिलेट करता है। क्लियर। अब आते कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरीके के होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपके इंफिनिटिव होते हैं, जेरेंड होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। पता हो गया। इंफिनिटिव कितने तरीके के होते हैं? बेयर इंफिनिटिव होते हैं और फुल इंफिनिटिव होते हैं। अब सबसे पहले इंफिनिटिव पता होना चाहिए कि इंफिनिटिव क्या होता है। तो टू प्लस वर्ब वन को हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्लियर हो गया डियर। टू प्लस वर्ब वन यानी यही हमारा फुल इंफिनिटिव होता है। अगर बेयर की बात करते हैं तो इसमें से टू हट जाता है और सिर्फ हम यहाँ पे V1 लिखते हैं। क्लियर। तो ये दो तरीके का आपके इंफिनिटिव होगा कि बेयर इंफिनिटिव होगा और फुल इंफिनिटिव होगा। अब कहां होगा बेयर और फुल, ये आगे हम थोड़ा सा बताएंगे आपको, जब मेरा मेन चीज चलेगा कि जब हम मेन चीज पढ़ेंगे कि हमारा वर्ब के साथ, किस वर्ब के साथ क्या क्या आता है, क्या एक वर्ब का सीक्वेंस होता है। आते जेरेंड। जेरेंड नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं
कि V4 फॉर्म को जेरेंड बोलते हैं, जो कि एक नॉन के जैसा काम करता है। क्लियर? अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल हमारा V4 फॉर्म और V3 फॉर्म को हम पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल होता है कि जो एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। जेरेंड हमारा नॉन के जैसा काम करता है और पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। तो पार्टिसिपल के भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हमें V4 लगा होता है। पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमारा V3 फॉर्म होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हमें हैविंग प्लस V3 लगा होता है। क्लियर चीजें हो गई कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीज पढ़े। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता, जैसे आई वॉन्ट टू रीड, शी वॉन्ट्स टू रीड, दे वॉन्ट टू रीड। देख रहे हैं आपकी टू रीड पे कोई असर नहीं पड़ रहा, चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो जाए, वो टू वांट जो है वो हमेशा टू वांट रह रहा है, तो उसका सब्जेक्ट कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? अब आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो देखेंगे डियर कि मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। कहीं आपको प्रिंसिपल वर्ब भी मिल जाए, मुख्य, मेन का मतलब मुख्य होता है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, प्रधान होता है। क्लियर? अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और अनामोलस फिनिट बोलते हैं। तो आप तीनों नाम दे सकते हैं, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोले, एक्सिलरी वर्ब बोले या अनामोलस फिनिट बोले। आप इसे हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, अनामोलस फिनिट बोल सकते हैं। इट मींस हेल्पिंग वर्ब को हम तीन नाम से बुला सकते हैं। कहीं भी बुक में आपको कुछ लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इसके बाद कि हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, एक्सिलरी वर्ब, अनामोलस फिनिट आपको कम मिलता है देखने को। तो कहीं अगर मिल जाए तो इसका मतलब भी हम समझेंगे क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम कितने तरीके से पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला आता है हमारा वर्ब टू बी। आई थिंक लगभग लोग इससे जान पहचान होगा, पता होगा कि वर्ब टू बी क्या होता है। एम, इज, आर, वाज वर और होता है शैल बी, विल बी, अगर आप चाहें इसमें ऐड करना तो ये हमारे होते हैं 3 2 5 2 7। ये हमारे होते हैं वर्ब टू बी। अगर कहीं हमें लिखना पड़े या कहीं लिखा हो कि वर्ब टू बी हमें यहाँ पे यूज करना है, तो देयर वी कैन यूज एम, इज, आर, वाज वर और शैल बी और विल बी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वर्ब टू डू। इसके अंतर्गत आता है डू, डज, डिड। ये भी आई थिंक सबको पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में हम पढ़ते हैं डू, डज और डिड। नेक्स्ट है वर्ब टू हैव। ये हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस में, हैज, हैव और हैड। क्लियर? हम पढ़ते हैज, हैव और हैड, ये हम पढ़ते परफेक्ट टेंस में। क्लियर? अब आते हैं मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब क्या होता है? आई थिंक सबको पता होगा, नो डाउट, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, सबको पता होता है कि मॉडल वर्ब क्या होता है। जो हमें मोड ऑफ एक्शन बताता है, कोई एक्शन को नहीं बताता है, बस वो मोड ऑफ एक्शन बताता है, किसी काम के तरीके को बताता है, काम करने के तरीके को बताता है, उसके ढंग को बताता है। तो अब मॉडल वर्ब भी हमें दो तरीके के मिलते हैं, एक होते हैं सिंपल मॉडल और दूसरे होते हैं मार्जिनल मॉडल। तो सिंपल मॉडल आई थिंक सबको पता होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यहां तक तो सही है। अब आते हैं मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल कहने का मतलब that can be used as sometimes आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड समटाइम्स आपका हो गया मेन वर्ब। इट मींस आइदर मेन वर्ब हो गया और आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कि हम मेन वर्ब के जैसा भी यूज कर लेते उसे और हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी यूज कर लेते। जैसे हम देखिए यूज्ड, आपने पढ़ा होगा यूज्ड टू। क्लियर? हम सभी पढ़ते हैं यूज्ड टू, बुक में लिखा भी रहता है यूज्ड टू, साथ में लिखा होता है। बट यूज्ड एक मॉडल वर्ब है और जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर आप लिखते हैं आई यूज्ड टू गो, तो टू गो अलग है, टू गो हमारा कहां से आ गया, आप समझ में आ गया होगा, ये हमारा फुल इंफिनिटिव है। आई यूज्ड टू गो, यूज्ड हमारा मॉडल वर्ब है। क्लियर? अब जैसे हम लिखते हैं आई कैन रीड, आई कैन रीड, तो ये हमारा बेयर इंफिनिटिव है। बट हम लोग को पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम आगे भी क्लियर करेंगे, जो कि मेन स्ट्रक्चर आपका होगा वर्ब का, कि हम कैसे वर्ब को एक दूसरे से अरेंज करते हैं, अटैच कैसे करेंगे। तो आई होप कि ये फॉर्मेशन आपको पता चला होगा कि वर्ब की फ्रेमिंग कैसे होती है, वर्ब कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या उनका नाम होता है, सेंटेंस में हमें कैसे मिल जाते हैं। तो अब देखेंगे हम चार्ट की, क्या चार्ट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कि कैसे एक वर्ब दूसरे वर्ब से लिंक होते जाता है।
जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि आई ब्रोकन माई लेग, कैसे बोल दिया आई ब्रोकन माई लेग? क्या अभी तक आपने टेंस पढ़ा होगा, बट ये चीजें आपको साइड में निकाल करके नहीं पढ़ाया गया है। डियर फ्रेंड्स, ये 6 रूल आपकी सारे का सारा जो आप गलती करते हैं, आई ब्रोकन माई लेग, ठीक है, आई वेंट, आई गोन देयर, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये 6 रूल आपके लिए काफी ही यूजफुल होगा। कभी आपको इसके पढ़ने के बाद गलतियां नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते कि ये 6 रूल आप अच्छे से अगर समझ लेते, मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से अच्छे से समझाने की कि किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में वर्ब को सजाते हैं। सजाते इन द सेंस कि हम एक स्ट्रक्चर में फिट कैसे करते हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत लंबा होता है। सब्जेक्ट आता है, देन हैज हैव आता है, देन बीन आता है, देन बिफोर आता है। तो क्यों होता है ऐसा? बीन हम वहां पे क्यों लिखते हैं? हैज हैव के बाद बीन क्यों लिखते? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। कुछ तो रीजन होगा कि हम बीन लिखते हैं हैज हैव के बाद। बी क्यों नहीं लिख के निकल जाते? बीइंग क्यों नहीं लिख देते हम? तो ये सारा इस 6 रूल के अंदर आपका छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो रूल है आपका कि V1 और V2, V1 और V2 हमेशा अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में लिख रहे हैं तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा है कि ओनली V1, V5 और V2, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। कभी इसके पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। आई डू गो देयर नहीं होता है। वो बोले सर इंफैटिक बनाते हैं, तो डियर ओ अलग सेंटेंस हो गया अगर आप इंफैटिक बना रहे हो। जनरल वे में कभी भी V1, V5 और V2 के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। आई एम गो देयर आप नहीं लिख सकते। जब हमने बता दिया कि जैसे अगर V1, V2 फॉर्म थोड़ा सा हम लिख दूं कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, तो थोड़ा समझना आसान हो जाए। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। देखेंगे जरा V1, V2, V3, V4, V5। जो ये V4 और V5 मैं लिख रहा हूं V1 प्लस ING और V1 प्लस ACI-ES है। जैसे आप समझना चाहे वैसे समझ लें। तो देखेंगे कि यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अगर हम बात करते हैं गो की, बात करते हैं गोज की और बात करते हैं वेंट की, ये 3 की बात मैं यहां पे पहले समझा रहा हूं। पहले रूल यही है, सॉरी, कि गो, वेंट और गोज अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसके पहले लाइफ में कभी भी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको एमिजार नहीं लगा देना है, वाजवेयर नहीं लगा देना है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है जो पॉजिटिव हम बोल रहा हूं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोल रहा हूं। आई एम रीड नहीं होगा, आई एम रीड अ बुक। कभी हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर V1 यूज कर रहे हैं तो इसके पहले कुछ भी नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा, देन हमारा V1 या V5 होगा। आई रीड दिस बुक, सबको आई थिंक पता होगा, बट मैं कोशिश करूं ये आपकी चीजें रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, V3 इज ऑलवेज यूज्ड, ऑलवेज रिटन आफ्टर। देखिए जरा, अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है, हाँ एक्टिव में हो या पैसिव में हो सॉरी, अगर आप सेंटेंस हैज हैव के साथ यूज कर रहे हैं, मैं सारी चीज का एग्जांपल्स भी दे रहा हूं कि हैज हैव और हैड अगर लिख रहे हैं, चाहे एक्टिव वॉइस लिख रहे हो या पैसिव वॉइस लिख रहे हैं, आपको उसके बाद V3 फॉर्म ही लगाना होता है। कैसे जरा देखें, तो देखिए जरा कैसे हम लगाएंगे कि हमने यहां पे लिखा है कि V3 ऑलवेज आता है हैज हो, हैव है और हैड हो। अगर ये 3 आ रहे हो तो चाहे हमारा सेंटेंस एक्टिव में हो चाहे हमारा सेंटेंस पैसिव में हो, हमेशा उसके बाद V3 फॉर्म आएगा। जैसे मैं लिखूं आई हैव रिटेन दिस बुक, मैंने इस किताब को लिखा है। सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। आई थिंक सबको पता होगा कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो हम कंसीडर करेंगे हैव को। तो हैव के बाद हमारा कौन सा फॉर्म आया है? V3 फॉर्म आया है, रिटन हमारा V3 फॉर्म है। अब सेकंड जरा इसे हम कंसीडर करें पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे हम? इसको हम पहले लेके आएंगे दिस बुक को, तो कैसे लिखेंगे हम? दिस बुक हैज बीन रिटेन बाय, आई है तो हमारा मी हो जाएगा। अब जरा कंसीडर करें
हैज को या हैव को या जो भी यहाँ पे आप लिख दे। अब जरा कंसीडर करेंगे हम इसे बीन को। बीन क्या है हमारा? बीन भी हमारा V3 फॉर्म है। हमारा रूल यही कर रहा है कि V3 इज ऑलवेज रिटन आफ्टर हैज, हैव, हैड इन द एक्टिव वॉइस और इन द पैसिव वॉइस। चाहे आप एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं चाहे आप पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, अगर हैज, हैव और हैड मिल गया तो उसके जस्ट बगल में आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं V4, जिसे हम V1 प्लस ING बोलते हैं। इज ऑलवेज रिटन आफ्टर am, is, are, was, were, be और been इन द एक्टिव वॉइस। अब देखेंगे कि अगर इतने हम यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, अगर आप सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो इन सभी के बाद कभी भी आप V3 फॉर्म नहीं लिख सकते अगर एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। क्लियर? जैसे I am gone there, I am gone there, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हमको लिखना पड़ेगा I am going there। बट बहुत जिनके पास थोड़ा सा कम नॉलेज होता है, थोड़ा कम जानते, तो ऐसा लिखता I am gone, या I am gone नहीं होगा, I am going होगा। क्योंकि जब भी हम am, is, are, was, were, be और been का यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, तब हमें V4 फॉर्म लगाना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखेंगे, सेम चीज को हमने नीचे लिखा है सॉरी, am, is, are, was, were, सॉरी वर यहाँ पे मिस है, was, were, be और been, सेम यही चीज यहाँ पे कि अगर हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, अगर इसी चीज को हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो इसके साथ हमारा V3 फॉर्म आएगा। देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में V4 फॉर्म आता है और पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म आता है। जैसे I was beaten in the market, in the market। अब देखेंगे ये वॉइस को कंसीडर करेंगे, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो ये हमारा बीटन आया है, ना कि हम बीटिंग लिखेंगे, तब सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो ये पैटर्न आप याद रखेंगे। अभी मैं सबका स्ट्रक्चर भी एक लिख देने वाला हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखेंगे जरा, ये दोनों को देखें अच्छे से। सिंपल, अभी मैंने शुरू में बताया आपको कि सिंपल मॉडल होता है और मार्जिनल मॉडल होता है। तो जब हम सिंपल मॉडल यूज करते हैं तो बेयर इंफिनिटिव आता है, अगर हम मार्जिनल मॉडल यूज करते हैं तो फुल इंफिनिटिव आता है। ये क्या है झंझट हमारा? सिंपल इंफिनिटिव और सिंपल मॉडल और मार्जिनल मॉडल। पहले हमने आपको बता दिया कि सिंपल मॉडल होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो सिंगल वर्ड वाला आई थिंक है। ठीक है, अब हम मार्जिनल में आते हैं तो यूज्ड होता है, ऑट होता है, नीड होता है, डेयर होता है। तो अब थोड़ा इसको अच्छे से और एलोबरेट करें जरा। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लूं। देखिए डियर, अभी सबसे पहला जो हमने अभी रूल यहाँ पे लिखा था, पहला हमने लिखा कि V1 हो, V5 हो और V2 हो। ये तीन ऐसे वर्ब हैं जो कभी भी अपने पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते। जैसे अगर हम देखें कि she goes to school, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके पहले नहीं आया। I go to school, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले में नहीं आया। लेकिन अगर लिखते हैं she can go to school, अगर हम इस go को थोड़ा सा कंसीडर करके देखें तो क्या आपको लग रहा है कि अगर हमने ऐसा पढ़ा, V1 इसको पढ़ा, अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि ये V1 फॉर्म है, तो डियर पहला रूल आपका मैंने यही बताया कि V1, V5 और V2 के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी तो होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है और अगर आप इसको V1 कंसीडर कर रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि जब रूल हमारा पहला यही कहता है कि V1, V5 और V2 अपने पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, तो कैन कैसे आ गया पहले? अगर आप इसको V1 कंसीडर करते हो तो डियर ये V1 नहीं है, ये है हमारा बेयर इंफिनिटिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा नॉन फाइनाइट वाले सेक्शन में आता है, और नॉन फाइनाइट होता है जो कि सब्जेक्ट से कोई लेना देना उसे नहीं रहता है, वो हर जगह अपने साथ एक ही फॉर्म लेके चलता है। जैसे अगर यही आई के साथ में लिख दूं तो आई कैन गो ही होगा, आई कैन गो टू स्कूल। ठीक है, अगर वी के साथ लिख दूं तो वी कैन गो टू स्कूल। तो ये अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदल रहा है। अगर ये V1 होता, जैसे हम यहाँ पे लिखें
कि अगर शी है तो गोज हुआ, आई है तो गो हुआ, अगर हम वी लिखेंगे तो फिर से गो हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि चूंकि ये फाइनाइट वर्ब है जो V1 बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब भी आपका जो V1 V2 V3 फॉर्म होता है ये फाइनाइट वर्ब का होता है। जो 5 रूप हम पढ़ते हैं V1 V2 V3 V4 और V5 ये हमारा फाइनाइट होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, इसे हम V1 और V5 बोलेंगे। लेकिन जरा यहाँ कंसीडर करेंगे गो गो गो, हर जगह गो ही आ रहा है, कैन के बाद आ रहा है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद गो 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 आ रहा है। इट मींस ये हमारा V1 नहीं है, तो दिमाग से निकाल देंगे कि सब्जेक्ट प्लस कैन कुड में या मॉडल वर्ब प्लस V1, और V1 नहीं है डियर, दैट इज अ बेयर इंफिनिटिव। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि बेयर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव। तो देखेंगे बेयर इंफिनिटिव आपको चल गया कि जो सिंपल मॉडल वर्ब होते हैं कैन कुड में माइट शैल शुड विल वुड, ये सब के बाद हम बेयर इंफिनिटिव रखते हैं। और यूज्ड, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, तो ये देखेंगे टू गो देयर। अब यहां पे ये फुल इंफिनिटिव हो गया ये हमारा, और यूज्ड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, ये हैबिचुअल पास्ट का हैबिट बताता है, पास्ट का हम हैबिट बतलाने के लिए यूज्ड का यूज करते हैं। और इसके बाद फुल इंफिनिटिव आता है। तो यही है कि मार्जिनल के बाद हम फुल इंफिनिटिव यूज करते हैं और जो हमारा सिंपल मॉडल होता है उसके बाद बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो आई होप कि ये सारे वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप और आई रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे वीडियोस को जो भी लोग देखते हैं एटलीस्ट 1 शेयर जरूर करें डियर। दिस इज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं आपसे कि जितना मैक्सिमम हो सके वीडियोस को शेयर करें। ये वीडियो आई थिंक कि बहुत बेनिफिशियल होगा जो भी इंग्लिश सीखते हैं, जिनसे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, जिनसे नहीं होती है अच्छी बात है, बट जिनसे होती है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दे कैन स्टॉप मेकिंग सच एरर। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।